चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का ये सेकंड पार्ट है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसके बाद आता है डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं है, लेकिन इसको एक बार हम रीड कर देते हैं। तो कार्ल बूथ ने 3 डोमेन सिस्टम दिया था। 3 डोमेन कौन कौन से थे? आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकेरियोटा। असल में जो किंगडम मोनेरा है ना, उसके अंदर ये शुरू के 2 डोमेन आ जाते हैं, आर्किया और यू बैक्टीरिया। और जो थर्ड डोमेन है यूकेरियोटा, उसके अंदर बाकी के जो बचे हुए किंगडम्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। बस इतना ही इसको हम रीड करेंगे। अब हम आगे पढ़ने वाले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रॉबैक, यानी जो शुरुआत में लोगों ने ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को क्लासिफाई करने की जो कोशिश करी थी, उसके क्या क्या खामियां थी, ड्रॉबैक्स थे। जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। इन सबको प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, चाहे बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के पास सेल वॉल होती है। और सेल वॉल होने की वजह से इनको प्लांट्स में रख दिया गया था। जबकि ये आपस में कितने अलग होते हैं, एक बैक्टीरिया और एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट कितना अलग होता है। फिर भी जस्ट बिकॉज उनके पास सेल वॉल थी तो उनको प्लांट्स में रख दिया गया। आगे हम बात करेंगे, देखो, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनको यूकैरियोटिक ग्रुप्स में रख दिया गया। भाई, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये यूकैरियोट्स नहीं होते, प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनको यूकैरियोटिक ग्रुप्स में रखा गया था, जो कि एक ड्रॉबैक है। उसके बाद जो यूनिसेलुलर क्लैमिडोमोनास होता है और जो स्पाइरोगायरा, जो कि मल्टीसेलुलर होता है, इसको भी साथ में एक ग्रुप में रख दिया गया था, जिसका नाम था एल्गी। यानी एल्गी के अंदर स्पाइरोगायरा भी और क्लेमिडोमानस भी। जबकि क्लेमिडोमानस यूनिसेलुलर होता है और स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर होता है। ये भी एक ड्रॉबैक था। उसके बाद जो हीटरोट्रॉफिक होती है, फंजाई अपना खाना दूसरों से लेती है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कितना ज्यादा डिफरेंट है दोनों ऑर्गेनिजम्स, उनको साथ में रख दिया गया था। ये भी एक ड्रॉबैक है। उसके बाद फंजाई की काइटिन की सेल वॉल होती है और ग्रीन प्लांट्स की सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो इन दोनों को साथ में ग्रुप में रख दिया गया था। ठीक है। अब देखो, फंजाई क्योंकि हीटरोट्रॉफिक होता है और फंजाई की सेल वॉल जो है वो भी काइटिन की बनी होती है, तो फंजाई के लिए जो है अलग से एक किंगडम बना दिया गया। फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया। अब हम देखो, एक यहाँ पे बेसिक सी बात समझते हैं कि जो किंगडम मोनेरा होता है ना, उसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक। और किंगडम जो प्रोटिस्टा होता है, इसके अंदर आते तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, एक सेल वाले। ठीक। अब किंगडम प्रोटिस्टा बनाने का फायदा क्या हुआ? इससे क्या हुआ, क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला, इन दोनों के पास सेल वॉल होती है। इन दोनों को पहले प्लांट्स में रखा गया था। और पैरामीशियम और अमीबा, इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं होती। इनको पहले एनिमल्स में रखा गया था। तो ये चारों ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए एक किंगडम में, प्रोटिस्टा में। ये इसको बनाने का फायदा हुआ। अब हम रीड करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, यानी इस किंगडम के एकमात्र जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही होते हैं। They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow and deep oceans. किंगडम मोनेरा के मेंबर्स यानी बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, इन्वायरमेंट्स में, क्लाइमेट में ही रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, ओशंस की गहराइयों में, डीप ओशंस में, वहाँ ये पाए जा सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट, कि कई सारे बैक्टीरिया तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं एज अ पैरासाइट, फिर उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखो, आपको पता होगा कि बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप होती हैं। पहली, कॉकस, जो कि स्फेरिकल होती है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, स्फेरिकल कॉकस। इससे हमें नाम भी याद रहेगा शेप का, और किस टाइप की शेप है वो भी याद रहेगी। दूसरी होती है रोड शेप्ड बैसिलस। तीसरी होती है कोमा शेप्ड वाइब्रम, जो कोमा जैसी होती है। चौथी होती है स्पाइरल स्पाइरिलम, जो कि स्पाइरल जैसी होती है, स्प्रिंग जैसी होती है। आगे बात करें, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट इट्स बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया जो है बहुत एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है। उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसान है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अभी हमने पढ़ा भी था कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है। ये हीटोट्रॉफ्स भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। फिर ऑटोट्रॉफ में कीमो सिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हीटोट्रॉफ। देखो, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हीटोट्रॉफ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हीटोट्रॉफ्स। अब ये जो हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आगे पढ़ते हैं।
देखो, आर्की बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज्यादा हार्श और एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के नाम याद करेंगे, जैसे जो सॉल्टी एरियाज में जो आर्की बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको बोलेंगे हेलोफाइट्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। जो मार्शी दलदल वाले इलाकों में पाए जाएंगे मिथेनोजेंस उनको हम बोलेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं। क्या अलग बात होती है आर्की बैक्टीरिया में? आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है, और इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से अलग होना, यही फीचर इनको मदद करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काऊ एंड बफेलोज। तो मिथेनोजेंस जो मार्शी यानी दलदल इलाके में पाए जाते हैं, वो जो रूमिनेंट यानी कि एनिमल्स जैसे काउस और बफेलोज होती हैं, उनके गट में भी पाए जाते हैं। ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। अब ये जो काउस और बफेलोज और जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इनकी जो डंक होती है उसमें मिथेनोजन होता है, और उनकी डंक का इस्तेमाल करके मीथेन या फिर बायोगैस या फिर इसको गोबर गैस बोलते हैं वो बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया, देखो दो टाइप के बैक्टीरिया थे हेटेरोट्रॉफ वाले, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सच्चा बैक्टीरिया बोलते हैं। इसकी रिजिड यानी टफ सेल वॉल होती है, हार्ड सेल वॉल होती है, और वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है। अब देखो पेप्टिडोग्लाइकन को अगर हम तोड़े तो पेप्टिडो को क्या होता है, ये एक अमाइनो एसिड, और ग्लाइकन क्या हो गया, शुगर हो गया। ठीक। अगले सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास एक फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला को सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे फ्लैजिला। ठीक है। अब यहाँ पे यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, वो हो सकते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और वो हो सकते हैं हीटरोट्रॉफिक। ठीक है। यानी कि देखो दो टाइप के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। हीटरोट्रॉफिक में कोई और टाइप नहीं होता है। ठीक। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात करेंगे, ऑटोट्रॉफ में पहले फोटोसिंथेटिक की बात करेंगे। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं उसमें एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के पास